हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जिसको हम लोग एफओएस कहते हैं। काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस है डिज़ाइनिंग सेक्शन में। चाहे आप मशीन का कोई डिज़ाइन कर रहे हो या आप स्टील का कोई डिज़ाइन करेंगे, तो वो सारे जगह आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का काफ़ी यूज़ होगा। मॉस में भी इसका काफ़ी एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तो सबसे पहला ये याद रखना है कि हम लोग डक्टाइल मटेरियल में जनरली हम लोग जो है माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं, और ब्रिटल मटेरियल में हम लोग ज़्यादातर जो है वो कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। तो जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़े थे डक्टाइल मटेरियल का, तो उसमें आप देखे थे कि मटेरियल के अंदर बहुत सारा पॉइंट होता है, जिसमें आप प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, उसके बाद आप पढ़े थे अल्टीमेट, और फाइनली मटेरियल ब्रेक करता है। तो माइल्ड स्टील में यील्ड, आपका जो यील्ड पॉइंट होता है वो अच्छे से आपको दिखता है। पर अगर हम ब्रिटल मटेरियल के बारे में बात करें तो उसमें कोई यील्ड पॉइंट नहीं होता है, आपको इलास्टिक लिमिट दिखता है और फिर वहां से आपको अल्टीमेट दिखता है। तो जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमको यह पता होना चाहिए कि हम किस स्ट्रेस पर डिजाइन करेंगे। मान लीजिए किसी आदमी का मैक्सिमम लोड लेने का क्षमता है मरने से पहले, या किसी भी मटेरियल का टूटने से पहले जो मैक्सिमम लोड लेने का क्षमता होता है उसको हम लोग अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं, और उस पॉइंट पर जो स्ट्रेस होता है उसको अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। तो हम लोग कभी भी किसी भी मटेरियल का डिजाइन अल्टीमेट पर बेसिस नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेस पता करते हैं, जिसको हम लोग वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं, डिजाइन स्ट्रेस कहते हैं, परमिसेबल स्ट्रेस कहते हैं, अलाउबल स्ट्रेस कहते हैं, या ऐसा स्ट्रेस जो इलास्टिक लिमिट के नीचे हो, वो स्ट्रेस को हम लोग वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है मटेरियल का जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेने का क्षमता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, उसी को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में ना के बराबर आता है, पर ऑब्जेक्टिव में जरूर यहां से क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में, इवन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब मटेरियल का सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस लेने का क्षमता बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है, टूटने से पहले मटेरियल के पास जो सबसे रेसिस्टिंग पावर होता है। हालांकि ये मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है वो इलास्टिक प्लास्टिक लिमिट के अंदर आ जाता है, पर इसमें क्या होता है, मटेरियल दो भाग में नहीं टूटता है पर प्लास्टिक जोन के अंदर चला जाता है। तो रिपीट कर रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस का मतलब जिस पर आप काम करते हैं, जिस पर आप डिजाइनिंग करते हैं, वैसे स्ट्रेस को वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं, और माना जाता है कि वर्किंग स्ट्रेस जो है वह इलास्टिक लिमिट के अंदर का जो स्ट्रेस होता है उसको वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। तो यहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग एफओएस से रिप्रेजेंट करते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, नहीं तो इसका दूसरा नाम डिजाइन स्ट्रेस होता है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्किंग स्ट्रेस का दूसरा नाम और भी अलग अलग बुक में डिजाइन स्ट्रेस है, सेफ स्ट्रेस है, अलाउबल स्ट्रेस है, और परमिसेबल स्ट्रेसेस के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो आप डिफिनीशन में याद रखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस, अलाउबल स्ट्रेस या परमिसेबल स्ट्रेस। अब आ जाते हैं यहां पर, कह रहा है कि फॉर स्टैटिक एंड ग्रेजुअल लोड, जनरली हम लोग जो मेंबर पर जो भी कंपोनेंट होता है, मशीन कंपोनेंट हो या स्ट्रक्चरल मेंबर हो, बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर में साइक्लिक लोडिंग भी लगता है, कहीं कहीं स्टैटिक्स लोडिंग भी लगता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर में स्टैटिक्स लोडिंग भी लगते रहता है। तो ग्रेजुअल स्टैटिक्स लोड का मतलब होता है कि लोड जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। ग्रेजुअल लोड भी एक तरह का आपका डेड लोड के अंदर आता है, मतलब धीरे धीरे उसका लोड का मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करा पर इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ कर रहा है, तो ऐसे लोड को ग्रेजुअल लोड कह रहे हैं। जैसे आप पढ़े थे कि यूटीएम मशीन में जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो जो स्पेसिमेन होता है, जो बार होता है, उसमें 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन का, 40 न्यूटन का, इस तरह से ग्रेजुअली लोड हम लोग बढ़ाते जाते हैं, तो वो लोड को ग्रेजुअल लोड के अंदर कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर स्टैटिक्स या ग्रेजुअल लोड लगेगा, और पहला कि अगर वो माइल्ड स्टील का मटेरियल होता है, इन केस ऑफ माइल्ड स्टील में भी हम लोग डक्टाइल मटेरियल लेते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस किसको कंसीडर करते हैं, यील्ड को कहते हैं, क्योंकि वहां यील्ड पॉइंट जो है क्लियरली दिखता है। और यील्ड पॉइंट हम लोग पढ़े भी थे जब स्ट्रेस डायग्राम था, कि जहां पर मटेरियल के अंदर पहला डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होगा, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस
डिवाइडेड बाय, क्योंकि वहां मैक्सिमम स्ट्रेस किसको मानते हैं, यील्ड को मानते हैं, तो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। बहुत सारे डिजाइनिंग में, बहुत सारे कंपोनेंट में क्या किया जाता है, यील्ड पॉइंट को ना कंसीडर करके अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस भी लिया जाता है। तो याद रखना है कि अगर माइल्ड स्टील है, डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का दो ऑप्शन आ सकता है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, नहीं तो अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। अगर इसमें से आपको ज्यादा ऑप्शन किसी को मारना होगा तो आप यील्ड को मारेंगे। बात समझ में आ रहा है? किस केस में, माइल्ड स्टील के केस में। क्लियर है? पर माइल्ड स्टील में ये दोनों रिलेशन काम करेगा, इसलिए एक साथ तो कभी ऑप्शन दोनों नहीं रहेगा। अगर गलती से रह गया तो आप इसको प्रेफरेंसेस देंगे। आगे कह रहा है, अगर आपका ब्रिटल मटेरियल है, जिसमें एग्जांपल कास्ट आयरन आ जाता है, तो वहां पर यील्ड पॉइंट नहीं होता, इसलिए ये वाले ऑप्शन को कभी याद नहीं रखेंगे। वहां क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, और नहीं तो डिजाइन स्ट्रेस। कोई दिक्कत नहीं। ये किस टाइप की लोडिंग के लिए था, ग्रेजुअल लोड, नहीं तो स्टैटिक्स लोडिंग के लिए। अगर कोई साइक्लिक लोडिंग लगेगा, या उसी को हम लोग फटिक लोडिंग कहेंगे, मतलब किसी भी मटेरियल पर, किसी भी स्ट्रक्चर पर अगर रिपीटिंग लोड कंटिन्यूअस लगते रहे, बहुत लंबे समय तक लगातार लगते रहे, तो ऐसा उस मटेरियल के अंदर जो फेल्योर टेक्स प्लेस करेगा उसको हम लोग फटिक कहेंगे। तो क्या कर रहा है, व्हेन मटेरियल अंडरगोज साइक्लिक लोडिंग, अगर किसी मटेरियल पर साइक्लिंग लोडिंग लगेगा, रिपीटिंग लोड लग रहा है, ठीक है, देन फेल्योर इज टर्म एज फटिग, तो उसमें जो फेल्योर टेक्स प्लेस करेगा वो फटिग के कारण करता है। ठीक है, अगर क्या रहेगा, साइक्लिक लोडिंग रहेगा, फॉर साइक्लिक और फटिग लोडिंग, तो वहां पर क्या करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस के जगह में हम लोग एंडुरेंस लिमिट स्ट्रेस का यूज करेंगे, एकदम याद रखेंगे। और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, एंडुरेंस लिमिट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डिजाइन स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस। और नोट करके याद रखेंगे, जैसे एंडुरेंस स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.8 से लेके 0.9 ऑफ यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, मतलब यील्ड पॉइंट स्ट्रेस आप डक्टाइल मटेरियल का निकाल लीजिए, उसका 0.8 या 0.9 ले लीजिए, तो वो आपको क्या बता देगा, वो आपको एंडुरेंस लिमिट बता देगा। ठीक है, फटीग में आप एक और फेल्योर इसका चेक कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, तो वायर को हम खींच के नहीं तोड़ सकते, हालांकि बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूटेगा, पर उसका फेल्योर ज्यादा कहां पर होगा, रिपीटिंग लोड, बेंड करेंगे अनबेंड करेंगे, बेंड करेंगे अनबेंड, तो ये रिपीटिंग लोड उसमें लग रहा है, साइक्लिक लोड लग रहा है, तो वहां पर जो फेल्योर हो रहा है वो फटिग के कारण हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि अगर साइक्लिक लोड लगेगा, फटिग लोड लगेगा, तो वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एंडुरेंस लिमिट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग, और जनरल आपको याद रखना है मैक्सिमम स्ट्रेस बटे वर्किंग। डक्टाइल मटेरियल के लिए याद रखना है यील्ड स्ट्रेस, नहीं तो अल्टीमेट डिवाइडेड बाय वर्किंग, और ब्रिटल के लिए याद रखना है अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। अब हम किस किस कंसिडरेशन के आधार पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, तब तक आप फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग द एफओएस। मतलब अगर हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है किसी मटेरियल के लिए, तो हम क्या क्या कंसिडरेशन करेंगे जिसके आधार पर हम लोग एफओएस लेंगे। तो कह रहा है सबसे पहला, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आपको सबसे पहला जो मटेरियल का आप यूज कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज का मतलब उसमें डक्टिलिटी कितना है, उसमें इलास्टिसिटी कितना है, उसमें मेलेबिलिटी कितना है, उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी कितना है, मेसनेबिलिटी कितना है, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए। एंड पॉसिबल चेंजेस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और हम जब उसका यूज करेंगे तो उसमें हम क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज भी कर सकते हो, उसके आधार पर एफओएस लेना है। दूसरा कह रहा है टाइप्स ऑफ अप्लाइड लोड। अब मटेरियल पर आप लोड कैसा लगा रहे हैं, वेदर इट इज ग्रेजुअल, या तो आप ग्रेजुअल लोड लगा रहे हैं या तो आप इंपैक्ट लोड लगा रहे हैं। इंपैक्ट लोड का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी या किसी भी मटेरियल पर एक बैग कोई लोड कुछ हाइट से लगा दिया जाए तो उसको इंपैक्ट लोड कहते हैं। जैसे आप नोटिस किए होंगे जो लोहार सब होता है वो क्या करता है, लोहा को गर्म करके और जो हैमर रहता है, हथौड़ा रहता है, उसको एकदम हाइट पर ले जाता है और वहां से कस के उस पर डालता है प्रेस, तो वो क्या हो गया, इंपैक्ट लोड हो गया। ठीक है, और तीसरा जो है वो साइक्लिक लोडिंग हो सकता है, रिपीटिंग लोड करे, जैसे आप ब्रिज उरिज पर देखते होंगे कि जो लोड है वो रिपीटिंग लग रहा है, रेलवे जो है वो रिपीटिंग लोड लग रहा है, रेलवे का जो ट्रैक है उस पर ट्रेन अगर गुजर रहे तो वो भी एक साइक्लिक लोडिंग का केसेस आ गया। तो कह रहा है कि हमको पता होना चाहिए कि मटेरियल पर किस तरह का लोड लग रहा है, क्या वो ग्रेजुअल लोड है या इम्पैक्ट लोड है, साइक्लिक लोड है, ये है, उसके आधार पर हम लोग लेंगे।
तीसरा है इनिशियल स्ट्रेसेस सेटअप ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट। क्या होता है, कभी कभी मटेरियल के अंदर जब हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, या जब हम लोग मटेरियल को तैयार करते हैं, तो उस समय क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही कुछ स्ट्रेसेस जनरेट हो जाता है। हो सकता है कि उसके कारण थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाए या और भी बहुत सारा स्ट्रेसेस जनरेट हो जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी स्ट्रेसेस जनरेट होता है, तो उसके आधार पर भी हम लोग को फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड किया जाता है। अब लास्ट आ जाते हैं मोड ऑफ फेल्योर। मींस अगर आप डक्टाइल मटेरियल लेते थे तो वहाँ डक्टाइल मटेरियल का जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते थे तो आपको याद होगा वहाँ पर हम लोग कप और कोन का फॉर्मेशन होता था फेल्योर के दौरान। इसका मतलब वो खिंचाता था, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ पर कम होते जाता था और नेक का फॉर्मेशन होता और फाइनली कप और कोन में बढ़ जाता था। उसी तरह ब्रिटल मटेरियल का भी अलग अलग तरह का फेल्योर टेक्स प्लेस करता है। तो फेल्योर भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह करेगा, उसके आधार पर एफओएस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे कुछ वैल्यूज याद हो सकता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है अलग अलग तरह के लोडिंग कंडीशन के लिए कुछ दिया है, जिसमें स्पेशल है कास्ट आयरन, दूसरा है स्टील और तीसरा जो है टिम्बर लकड़ी। ठीक है, तो कहता है स्टीडी लोड, अगर आपको कोई लोड जो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज कर रहा है, कांस्टेंट है, वो स्टीडी लोड के अंदर आ गया। टाइम के रिस्पेक्ट में जो लोड लग रहा है उसको लाइव लोड कह रहे हैं, और अगर कोई झटका वाला लोड लग रहा है उसको हम लोग शॉक लोड कह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बाइक में बैठे हुए हैं और सॉकर पर जो लोड लग रहा है वो आपका शॉक लोड के अंदर आ जाता है, जिसको हम लोग साइक्लिक लोड भी कह सकते हैं या शॉक लोड भी कह सकते हैं या इम्पैक्ट लोड भी कह सकते हैं। तो जनरली आप स्टीडी लोड के लिए याद रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो आपको एफओएस लेने के लिए बताता है ये इसी लोड पर डिजाइनिंग करने के लिए बताता है। तो उसमें कास्ट आयरन के लिए हम 5 से 6 लेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वहां पर आप एज्यूम कर लेंगे टेक फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 6, किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए। अगर आपका स्टील है उसमें भी माइल्ड स्टील सब रहेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 4 लेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया है तब आप कुछ मत लीजिए, पर अगर नहीं दिया हुआ है तो टेक सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस बराबर 4 ले लीजिएगा, और अगर टिम्बर होगा तो 7 लीजिएगा। डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा इसी का एप्लीकेशन होता है। उसके बाद आप देख लेंगे कि अगर इस तरह का लोडिंग लग रहा है तो वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये रेंज रखेंगे 8 से 12 कास्ट आयरन के लिए, फिर आपका स्टील के लिए 8 ले लेंगे और टिम्बर के लिए 10 से 15 ले लेंगे। अगर आपका शॉक लोड लग रहा है, इम्पैक्ट लोड लग रहा है तो वहाँ 16 से 20 ले लेंगे, और स्टील के लिए 12 से 16 ले लेंगे, और टिम्बर के लिए जो है 20 लेंगे। ये सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। चलिए अब काम का चीज़ नोट करके याद रखेंगे कि अगर आपको एयरक्राफ्ट का डिजाइनिंग करना है, ठीक है, तो इन एयरक्राफ्ट डिजाइन जनरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कंसिडर रेदर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या कह रहा है कि अगर आपको एयरक्राफ्ट का डिजाइनिंग करना है, देखिए मशीन का डिजाइन, स्ट्रक्चर का डिजाइन, अगर ये सब का डिजाइन करना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लीजिएगा। पर जब आपको क्या करना है, एयरक्राफ्ट का डिजाइन करना है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का डिजाइनिंग में क्या होता है, एयर रेसिस्टेंस को भी कंसीडर करना पड़ता है, तो वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना लेके हम लोग एक नए टर्म का यूज करते हैं जिसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते थे। यही चीज लिखा हुआ है, इन एयरक्राफ्ट डिजाइन जनरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कंसिडर रेदर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। होता क्या है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को -1 से माइनस कर देंगे तो वहां से जो टर्म आएगा उसी को हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहेंगे। अब आप नोटिस करते हैं कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या जो एयरक्राफ्ट है वो जनरली ड्यूरेलियम से बना हुआ रहता है, एल्युमिनियम एलॉयज रहता है, तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम लोग लगभग 3-4 के आसपास मानते हैं, उसके हिसाब से हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही रहते हैं, जिसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अच्छे से समझ चुके हैं। इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।